जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब मजे में होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम आपके गद्य साहित्य एक का इतिहास जो है आपका क्लास जो 9 है बच्चों, इसमें हम कहानी से प्रारंभ हमने यहाँ देखिए पीछे, यहाँ से हमने निबंध को समाप्त किया था पिछले वीडियो में। अब ये आपका शायद पार्ट 5 में बनेगा। ऐसे 1 2 3 करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके ये प्लेलिस्ट बना दिए हैं बच्चों, तो उसमें देखते जाइएगा। तो आइए आज हम से यहाँ से प्रारंभ करते हैं कहानी से। अब कहानी देखिए बच्चों कि कहानी से क्या है, क्या उद्देश्य मिलता है, कहानी क्या चीज है, इससे हमको क्या फायदा है, क्या चीज है। तो देखिए बच्चों, एक कहानी का मेन उद्देश्य होता है बच्चों कि किसी घटना या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, या किसी के भाव के बारे में, या किसी की संवेदना के बारे में, ये जो है बच्चों, ये संवेदनशील अभिव्यंजना करना होता है। मतलब बहुत अच्छे से समझ बूझ के अभिव्यंजना करना अर्थात व्यक्त करना कहानी के माध्यम से, इसी कहानी का ये उद्देश्य होता है। आगे बच्चों, ये आधुनिक जो साहित्य है, आधुनिक साहित्य रचना की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है बच्चों। आधुनिक साहित्य जो रचना है, इसमें जो आपका कहानी है बच्चों सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसका शीर्षक जो है बच्चों रमणीय तथा तीक्ष्ण होता है, रमणीय भी होता है और तीक्ष्ण भी होता है, और कहानी के मूल भाव अथवा संवेदना की अभिव्यंजना करने में एक सक्षम होता है कौन कहानी। आगे बच्चों, इसका जो आरंभ है, आरंभ तथा अंत तक कलात्मक तथा प्रभावात्मक होता है। शुरू से लेके अंतिम तक क्या होता है, कलात्मक होता है, अच्छा लगता है, आनंदमयी होता है, रमणीय होता है, प्लस इसका प्रभाव हम पर पड़ता है, इसलिए प्रभावात्मक भी होता है। आगे बच्चों, इसका जो कथानक होता है वो संगठित रहते हैं और सीरियल वाइज क्रमबद्ध रहते हैं। आगे इसमें जीवन के विभिन्न भावों, विचारों आदि रूपों को, जो जीवन का जो विभिन्न हमारे भाव होते हैं, विचार होते हैं, रूप होते हैं, इनको मार्मिक और सौंदर्यपूर्ण इसमें चित्रण किया जाता है। किसमें बच्चों, कहानी में। इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है जीवन के विचारों को, भावों को मार्मिक ढंग से, सौंदर्यपूर्ण ढंग, मतलब अच्छा लगे देखने में, रोचकता पैदा करके कि पढ़ने में आनंद आए, पाठक को अच्छा लगे उनको। आगे बच्चों, यद्यपि इसका जो प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है, मतलब जो कहानी का उद्देश्य होता है बच्चों मनोरंजन करना, जिसे पढ़ने से बच्चे आनंदित हों, लेकिन तथापि फिर भी संवेदना, भाव, प्रभाव की कलायुक्त व्यंजना भी इसमें प्रकट होता रहता है। क्या, संवेदना, भाव, प्रभाव की जो कलात्मक युक्त होती है, कलायुक्त होता है, कलात्मकता जो होती है, ये प्रकट होता रहता है। तो कहा, हमें विश्वास है बच्चों ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कॉन्सेंट्रेशन से आप अगर सुनेंगे और 1 से 2 बार सुनेंगे, एकदम 101% आपको चीजें समझ में आएंगी। आपको पता चलेगा कि गद्य साहित्य का इतिहास है क्या, क्यों इसे गद्य साहित्य का इतिहास कहते हैं, तो क्या क्या चीजें आती हैं इसमें, कौन ये सब विधा है बच्चों। ये सब जो आप निबंध ये सब देख रहे हैं ना, ये सब विधा है, विभिन्न विधाएं हैं। निबंध, कहानी, इसमें अब अलग अलग प्रकार से क्या कहते हैं वो लिखे जाएंगे। लेखक किसने, पहली कहानी कौन सी है, पहली एकांकी कौन सी है, पहली जीवनी कौन सी, इस तरह से क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो आइए बच्चों, अब एकांकी के बारे में जानते हैं। हमने आपको ये देखिए कहानी को नहीं, सॉरी 1 मिनट, कहानी को हमने पढ़ा लिया है। अब हम उपन्यास से प्रारंभ करते हैं। फिर उपन्यास क्या चीज है हमारा, ये पहले इसको हाईलाइट कर देते हैं उपन्यास को। देखिए बच्चों, किसी विशाल विषय के पात्रों के चरित्र चित्रण, घटनाक्रमों, संवाद, आपस में वार्तालाप एवं निश्चित उद्देश्य को प्रयोजन में संग्रहित की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है बच्चों। आप समझ पा रहे होंगे, जो चरित्र चित्रण होते हैं, किसी विशाल विषय, कोई बड़ा विषय है, उपन्यास चूंकि बड़ा होता है, कहानी से बड़ा होता है, तो उसमें जो पात्र होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, तो उनका जो चरित्र चित्रण होता है, वहां के जो भी उसमें घटनाक्रम होते रहते हैं, आपस में सब लोगों में संवाद होते रहते हैं, वार्तालाप होते रहते हैं, उसका एक निश्चित उद्देश्य के साथ प्रयोजन में संग्रहित करके, सेट करके, एक प्रकार से बातों को, कहानियों को सेट करते हुए करने वाली जो गद्य रचना है, यही उपन्यास कहलाती है बच्चों। आगे आइए देखते हैं उपन्यास में कहानी तो है ही, क्योंकि कहानी छोटा होता है, उपन्यास उसका बड़ा भाग होता है। साथ ही इसमें संयोग आने पर काव्य की भांति भावुकता भी आ जाती है। भाव भी प्रकट हो जाते हैं, इंसान के व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता भी जागृत हो जाते हैं, और पाठकों को मग्न कर देने वाली
अर्थात इसे पढ़ के, जिससे पाठक पढ़ के भावुकता संवेदना रहती है, जिससे पाठक जो पढ़ के क्या होते हैं, मग्न हो जाते हैं, मतलब उसी में रम जाते हैं, पूरे ध्यान से पढ़ते हैं। आइए बच्चों, श्रीनिवास द्वारा लाला श्रीनिवास द्वारा जो परीक्षा गुरु है, देखिए अभी हमने कहा था नहीं, ये देखिए प्रथम मौलिक, अब आपसे क्वेश्चन बना देगा एग्जाम में। ये सब जो हमने आपको पढ़ा है ये आपको नहीं आएगा एग्जाम में। आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो ये है बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसने लिखा या कौन है। किसने लिखा तो लाला श्रीनिवास दास ने लिखा, और कौन है तो परीक्षा गुरु है, यही। लेकिन ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बना रहे, इसके लिए ये चीज जो पूरा इसके सिस्टम है ना बच्चों, बताया गया है कि क्या चीज है उपन्यास, इसको आपको याद पढ़ना है, सुनना है। 2-4 बार सुनेंगे तो अच्छे से बैठा रहेगा दिमाग। फिर नेक्स्ट क्लास में आप जाएंगे 10 में, तो फिर ये चीजें थोड़ा और विस्तार करके होंगी। फिर 11 में, ऐसे 12 में, तो जब आप पहले से पढ़े रहेंगे ना, तो वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी हो जाएगी उपन्यास क्या है। अब जब वहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के दिया रहेगा, कितने प्रकार के कौन कौन लेखक के नाम आपको फिर वहां पर याद करने रहेंगे। अब आइए बच्चों, नाटक के बारे में देख लेते हैं। नाटक क्या है, नाटक कैसी, एक किस प्रकार की विधा है, नाटक भी एक प्रकार की विधा है। तो ये क्या है बच्चों, जैसे रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से, किस माध्यम से, अभिनय के माध्यम से प्रकट करने की दृष्टि से रचित एक से अधिक अंकों वाली, कैसी, एक से अधिक अंक रहेंगे उसमें अंकों वाली गद्य रचना ही नाटक कहलाती है। आगे कह रहे बच्चों कि जो नाटक है, ये शब्द की उत्पत्ति, जो नाटक शब्द है इसकी उत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि संबंधित सात्विक भावों का क्या करना है, प्रदर्शन करना है। संबंधित सात्विक भावों का प्रदर्शन करना है, और नट से अभिनीत होने के कारण इसे नाटक कहा गया। अब आइए बच्चों आगे देखते हैं कि भारतेंदु जी ने, अब नाटक का शुरुआत आपका यहीं से होता ही है, भारतेंदु युग से। हरिश्चंद्र भारतेंदु जी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, ये तमाम प्रकार की भाषाओं के नाटकों का ये प्रचंड रूप, अर्थात बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं, बहुत डीपली अध्ययन करते हैं। उसके बाद में जिन नाटकों की रचना की उनमें राजनैतिक, इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिन नाटकों की रचना की, अर्थात जिन नाटकों को इन्होंने लिखा उसमें क्या क्या थे, राजनैतिक बातें थी, सामाजिक समस्याओं को इन्होंने दर्शाया, पौराणिक बातों को इन्होंने प्रदर्शित किया, सामने लाया, और फिर उसके बाद प्रेम प्रधान भी, मतलब इन सभी प्रकार के नाटक इन्होंने लिखा। कैसा कैसा, राजनीतिक, सामाजिक, पौराणिक और प्रेम से संबंधित नाटक इन्होंने लिखा। अब आइए आगे थोड़ा बढ़ते हैं बच्चों। इस युग में, किस युग में, भारतेंदु युग में के अन्य नाटककारों में उदय शंकर भट्ट, गोविंद सेठ गोविंद दास, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हरिकृष्ण प्रेमी और राम कुमार वर्मा आदि नाटककार आते हैं बच्चों। अब आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम एकांकी पर जल्दी हम चल रहे बच्चों, जिससे चीजें जल्दी क्लियर हो जाएं, तो इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन किया जाए। जब आपसे क्वेश्चन होगा तब चीजें आपके दिमाग में क्लिक करेंगी कि हाँ मैम ने ये चीज ऐसे यहाँ बताया था। इससे पहले क्वेश्चन आपसे करें, इससे पहले इस वीडियो को आप 2 से 3 बार समझ लीजिएगा। आइए बच्चों, एकांकी का अर्थ क्या होता है बताइए। एक अंक, एक प्लस अंक। अब देखिए इसको जोड़िए तो हो नहीं जाता है एकांकी। तो वही बच्चों, एकांकी एक अंक के नाटक को कहते हैं, अर्थात एकांकी नाटक के उस रूप को कहते हैं जिसमें एक ही अंक में पूरा नाटक क्या होता है बच्चों, समाप्त हो जाता है। और एकांकी में नाटक के सभी तत्व होते हैं, साथ ही उनके रचना विधान तथा अन्य तत्वों में थोड़ी ऐसी विशेषताएं भी समाहित होती हैं जिनके कारणवश रचनाकारों ने एकांकी को साहित्य की एक स्वतंत्र रचना स्वीकार कर लिया कि ये स्वतंत्र है। आगे फिर कहते हैं बच्चों, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ गया, यहीं से पूछेगा। ये जो हमने ऊपर समझा ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ये आएगा मेन, कि हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना जाता है या किसने लिखा। तो किसे माना जाता है तो आप बताएंगे कि एक घूंट को माना जाता है, और किसने लिखा तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। अब आइए बच्चों नेक्स्ट हम क्वेश्चन जीवनी की तरफ चलते हैं, फटाफट कवर करते हुए चीजों को। आइए बच्चों, जीवनी क्या होती है। जीवनी बच्चों उसे कहते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी महापुरुष या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन में जो घटित हो, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया हो, जो कार्य किए हों, उसको लिखना एक कहानी के रूप में जीवनी कहलाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर वही चीज लिखा है कि किसी महापुरुष या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन की प्रमुख घटनाओं, देखिए प्रमुख घटनाओं, उनके क्रियाकलाप तथा जो अन्य उनमें विशेषताएं थी,
उन सबको गंभीरता के साथ व्यवस्थित ढंग से, ऐसा नहीं कि जब वो 18 साल के थे तो उनको पहले लिख दिया जाए और उसके बाद जब वो क्या नाम है, अरे 7 साल के थे, 7 साल में जो उन्होंने किया या 10 साल या 12 साल में जो उन्होंने कार्य किया उसको बाद में कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें व्यवस्थित, जैसे उनके जीवन की शुरुआत से लेके हर, जैसे जब वो मेच्योर हो गए, कुछ कार्य करने लगे 10-12 साल के बाद, तो उसके आगे की सीरियल वाइज व्यवस्थित ढंग से चीजों को लिखना, वर्णन करना जीवनी कहलाती है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें व्यक्ति विशेष के जीवन की छोटी बड़ी बात का वर्णन होता है, अर्थात जिसके बारे में लिखते हैं उनके जीवन में जो छोटी बड़ी घटनाएं घटी होती हैं सबका इसमें वर्णन होता है। आगे देखिए बच्चों, पाठक जो होते हैं केवल उसके अंतरंगी जीवन से सुपरिचित नहीं होता, उसके अंतरंगी जीवन से सुपरिचित नहीं होता, अपितु उसके साथ तादाद में, जो तादाद में होते हैं, प्रमाणित करता है, अर्थात वो समाज के साथ कैसे घुले मिले, कैसे जुड़े, इसको प्रमाणित भी करता है। ऐसा नहीं कि मतलब उनके अंदर, मतलब उनके घरेलू जो मैटर है या उन्होंने क्या किया, उन्होंने समाज में जुड़ के क्या विस्तार किया, क्या विकास किया, क्या कार्य किया, इसको भी प्रमाणित करना होता है। अर्थात जो प्रमाणित होगा, जो सत्य होगा, आप उसी को लिख सकते हैं, कुछ अन्यथा नहीं बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। आगे बच्चों, जीवनीकार जीवनी में निर्माण स्थानों पर ओज प्रकट करता है। जो निर्माण स्थान कार्य जो उन्होंने वो कार्य किए रहते हैं उनमें थोड़ा क्या कहते हैं, वीरता के साथ वो चीजों को प्रकट करते हैं, जिससे जो पाठक हों उनको प्रेरणा प्राप्त हो सके, वो प्रेरणा ग्रहण करके वो आगे प्रेरित होकर वो भी अपने जीवन में आगे परिश्रम के साथ, लगन के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें, आशा के साथ, निराशा को त्याग कर। तो आइए बच्चों, अपना जीवन अतिरिक्त प्रगतिशील बनाने में सक्षम हो सके कौन, जो पढ़ने वाले हैं जीवनी को। आगे फिर कहते हैं बच्चों, देखिए जीवनी का जो सत्यता पर आधारित होने के कारण साथ साथ उसको प्रमाणित भी होना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। सत्य तो रहे भी लेकिन प्रमाणित भी रहे वो किसी के माध्यम से। अब आइए बच्चों, आत्मकथा को हम देख लेते हैं। ये देखिए आत्मकथा, जब कोई लेखक अपने जीवन की, अब देखिए बच्चों, जीवनी और आत्मकथा में क्या डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस अंतर इतना है कि जो जीवनी होता है ना, वो कोई अन्य किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कोई अन्य व्यक्ति लिखता है, उनकी घटनाओं को, कार्यकलापों को देखकर समझकर। और जो आत्मकथा होती है ना बच्चों, वो स्वयं व्यक्ति अपने ही जीवन का, पूरे जीवन की घटनाओं का, गुण दोषों का अपने ही हाथों से लिखता है, अपना ही अनुभव अपने वाणी में, शब्दों में, कॉपी किताब में लिखता है, किताब बनाता है। तो वही बच्चों, जब कोई लेखक अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं, गुण दोषों का विवेचन तटस्थ, हाँ यहाँ पर देखिए बच्चों, तटस्थ अर्थ होता है कि अच्छे पक्ष को भी देखे, अर्थात गुण पक्ष को भी देखे, और दोष पक्ष को भी रखते हुए एकदम तटस्थ होते हुए भावों को लिखे। ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी भावनाएं लिख दे, चूंकि अपना आत्मकथा लिख रहे हैं तो जो उनकी कमियां हों या और कुछ ऐसे छिपने वाली चीजें उसको छिपा लें, ऐसा नहीं। A to Z चीजें बहुत ही तटस्थता के साथ एकदम दृढ़ होकर लिखना पड़ता है, उसी को जीवनी कहते हैं, सॉरी बच्चों, आत्मकथा कहते हैं। देखिए इसका रचनाकार स्वयं अपने जीवन, देखिए हमने कहा ना, रचनाकार जो है स्वयं अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों को पाठकों के समक्ष मैत्रीपूर्ण ढंग के साथ रखते हैं। आगे बच्चों, यह संस्मरणात्मक होते हैं, अर्थात अस्मरणीय होते हैं, याद करने योग्य होते हैं। इसमें लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं पर स्वयं की प्रतिक्रिया प्रकट करता है। जो ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाएं हैं उनके स्वयं के क्या अनुभव थे, उनका स्वयं का अपना विचार क्या था, ये प्रकट करते हैं। आगे बच्चों, साहित्यिक आत्मकथाओं में हरिवंश राय बच्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये पूछ लेगा। हरिवंश राय बच्चन, नीड़ का निर्माण, फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, किसका कहानी है, किसका आत्मकथा है, तो आप बताएंगे हरिवंश राय बच्चन का है। और बच्चों, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचनाएं विशिष्ट मानी जाती हैं। तो आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आइए बच्चों, देखिए आत्मकथा हो गया, आपने देखा ना, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये, और आपके हरिवंश राय बच्चन। अब आइए नेक्स्ट रेखा चित्र हम समझ लेते हैं बच्चों कि रेखा चित्र क्या होता है। ये चीजें जब आप समझ लेंगे ना बेटा, तो देखिएगा
आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी। एग्जाम में जो आते हैं क्लास 10 में, ज्यादातर क्लास 9th में भी आपके आएंगे, तो आप और बच्चों से एकदम अलग हो जाएंगे। आप इस मेरे क्लासेस को निरंतर देखते हुए आप एग्जाम में बैठिएगा, फिर उसके बाद आप अपना रिजल्ट देखिएगा। आपके माता पिता को इतना प्रसन्नता होगा उस रिजल्ट को देखकर, और आपको खुद इतना प्रसन्नता होगा, आप और बच्चों से एकदम भिन्न रहेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम रेखा चित्र के बारे में समझते हैं। जिस गद्य रचना में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या भाव को अल्प शब्दों में, ये फोकस कीजिएगा बच्चों कि यहाँ पर घटना, भाव, व्यक्ति विशेष के बाद घटना, भावना तो और सब में भी आपने देखा कि कहानी में भी है, उपन्यास में भी है, लेकिन रेखा चित्र में क्या है, ये चीज है इंपॉर्टेंट कि अल्प शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में यथावत चित्रण कर देना ही रेखा चित्र कहलाता है। जैसा का तैसा लिख देना, ये रेखा चित्र कहलाता है। ये बच्चों अंग्रेजी शब्द के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण, अर्थात ये हिंदी में बदल दिया गया है। बस ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो रेखा और दूसरा चित्र। आगे देखिए बच्चों, रेखा चित्र में जो साहित्य और कला का जो सौंदर्य पूर्वक जो मेल जोल दिखाई देता है, क्या साहित्य और कला दोनों का सौंदर्य पूर्वक मेल जोल दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार चित्रकार तुलिका तथा रंगों के द्वारा सजीव चित्र का चित्रण करता है, उसी प्रकार रेखा चित्र में शब्दों के माध्यम से, किसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से ऐसा भावपूर्ण चित्र प्रकट करता है कि जो उसकी यथार्थ संवेदना को मूर्त प्रदान करता है। अर्थात प्रत्यक्ष संवेदना जो होती है, भावना होती है, सत्यता होती है, उसको मूर्त रूप में प्रस्तुत कर देता है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट संस्मरण भी देख लेते हैं। जितना चीजें जल्दी क्लियर होंगी उतना हम ये जल्दी समाप्त करके क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। फिर आगे जो आपका संस्कृत का पार्ट है या व्याकरण का पार्ट है उसको भी फिनिश करना है। एग्जाम के पहले सारी चीजों को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। तो आइए बच्चों संस्मरण को देखते हैं। किसी तथ्य या अस्मरणीय घटना, कैसी घटना हो बच्चों, याद की हुई घटना हो, अस्मरणीय को जब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उसके यथार्थ रूप को सशक्त तथा तीक्ष्ण भाषा शैली में प्रकट किया जाता है। जैसे कोई संस्मरणीय घटना हो, अब या वो कैसा हो, जैसा भी हो, यथार्थ हो, सही हो और सशक्त हो, मतलब और कोई भी स्थिति का हो, वो तीक्ष्ण भाषा में प्रकट करेंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा कि इसको ऐसे शब्दों में लिखेंगे जो अच्छा लगे पाठक को, नहीं, जो सत्य है वही लिखेंगे, तो उसे ही संस्मरण कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि जो सम्यक संस्मरण, अर्थात संस्मरण में रचनाकार स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी व्यक्ति, मतलब वो स्वयं अपना खुद का अनुभव अपनी आंखों से देखा हुआ हो उसके व्यक्ति तथा घटना का स्नेहबद्ध संबंध तथा कलात्मकता के साथ वर्णन करता है। आगे फिर बच्चों इसका संबंध मुख्यतः महापुरुषों से होता है। महान महान पुरुष, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, ऐसे तमाम, महात्मा गांधी हो गए, ऐसे तमाम महापुरुष के बारे में वो स्वयं का देखा हुआ उनके घटनाओं के बारे में वो स्वयं लिखे, उसको संस्मरण कहते हैं। आगे बच्चों फिर इसमें रचनाकार अपनी तुलना में दूसरे व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। जैसे बच्चों आपको लिखना पड़े महात्मा गांधी के बारे में, तो आप किसको महत्व देंगे, महात्मा गांधी को महत्व देंगे, उनके अच्छे अच्छे कार्यों को लिखेंगे, जन्म मृत्यु, उनकी आदत कैसे थे, वो क्या क्या किताबें लिखें, उनकी क्या क्या अच्छाइयां थी, उनको लिखेंगे ना। तो वही इसमें कह रहा है कि उस व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं जो जिनके बारे में संस्मरण लिखते हैं। आगे फिर कहते हैं कि जिसका वह संस्मरण रचित करता है, जिसके बारे में वो संस्मरण रचित करते हैं उनको अधिक महत्व देते हैं। आगे फिर देखिए बच्चों, रेखा चित्र में किसी चरित्र का कलात्मक और भावात्मक चित्र प्रदर्शित किया जाता है, किंतु संस्मरण में किसी चरित्र का वास्तविक रूप प्रस्तुत किया जाता है। क्या होता है देखिए, कह रहे हैं कि जो रेखा चित्र होता है वो किसी के चरित्र का कलात्मक व भावात्मक चित्र प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो अपना संस्मरण होता है बच्चों, ये किसी के चरित्र का जो वास्तविक रूप होता है, वास्तविकता जो होती है वही लिखा जाता है। इसीलिए कहा गया ना कि तीक्ष्ण, ये देखिए यहाँ पर कहा नहीं गया कि तीक्ष्ण भाषा में वास्तविकता जो होगी, तो कुछ वास्तविकता तो तीक्ष्ण ही होती है ना बच्चों। तो वही रेखा चित्र और क्या कहते हैं संस्मरण में डिफरेंस बता रहे हैं कि रेखा चित्र में जो कलात्मक भावात्मक पक्ष होता है चित्रित करता है रेखा चित्रकार, और जो संस्मरण होता है उसके वास्तविक रूप को प्रदर्शित करते हैं। हिंदी के प्रमुख संस्मरण रचनाकारों में श्री नारायण, अब ये सब याद करना है, चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा,
बनारसी चतुर्वेदी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं बच्चों संस्मरण में। आइए बच्चों, अब हम क्या क्या कहते हैं यात्रा वृत्त भी निपटा देते हैं, फिर भेंट वार्ता से नेक्स्ट क्लास चलाएंगे। तो देखिए बच्चों, अब यात्रा वृत्त क्या चीज होती है, ये भी बहुत अच्छा चीज है। इसमें क्या होता है, कोई भी लेखक है जो लिखने वाला है वो स्वयं यात्रा करता है। जैसे गर्मी के समय पर हिमालय में चले, मतलब वो क्या कहते हैं पहाड़ों में चले गए, तो वहां की बातों को लिखेंगे, अपना खुद का देखा हुआ, खुद का अनुभव किया हुआ, हर जगह पर कहाँ क्या मिलता है, कहाँ क्या पड़ता है, कौन सा स्थान है, हम कहाँ से कहाँ कितनी दूर कहाँ पहुंचेंगे, ये सारी चीजें। तो ऐसे बच्चों देखिए, जिस गद्य रचना में लेखक के द्वारा किसी यात्रा के प्रत्यक्ष ज्ञान का यथावत कलात्मक वर्णन किया जाता है उसे यात्रा वृत्त कहते हैं। इसमें रचनाकार विशेष स्थलों की यात्रा का सौंदर्य रसीला वर्णन इस दृष्टि से करते हैं, इस विचार से करते हैं कि जो पाठक हैं उन स्थलों की यात्रा जो करने में असमर्थ हैं, अर्थात उन सब स्थलों पे नहीं जा सकते हैं। जैसे हिमालय पर्वत पे सब जाना है, कैलाश पर्वत पे जाना है, तो हर इंसान नहीं जा पाता ना बच्चों। वैष्णो देवी जाना है, सब कोई थोड़ी जा पाएगा। तो जो नहीं जा पाता है, जो जाने में असमर्थ है, वह उनका मानसिक हर्ष प्राप्त करते हैं, अर्थात उसको पढ़कर मानसिक रूप से प्रसन्न हो सके और चीजों को अपने दिमाग में बिठा सके, और घर बैठे ही उन स्थलों का कृत्रिम रूप से उन दृश्यों को, वहां पर निवासित लोगों के आचरण कैसे हो गए, खान पान, रहन सहन, राजनीतिक पहलू क्या हो गए, सबसे रूबरू हो जाता है। अर्थात वो भी समझ लो कि वो भी वहां के चित्रों को देख लेते हैं। आगे बच्चों, यात्रा साहित्य का यह उद्देश्य रहता है कि रचनाकार अपनी यात्रा से प्राप्त हुए मनोरंजन तथा ज्ञान पाठकों को पहुंचा सके। तो आइए बच्चों, अब हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे भेंट वार्ता से मिलेंगे। तो चलिए इन्हीं के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं बच्चों। और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट अवश्य करें, जिससे जब आप कमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं, कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है। हम आपकी कमेंट को लिखेंगे भी बच्चों, आपकी जो समस्याएं होंगी उसको हम डायरी में नोट करते जाएंगे और उस समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। और बच्चों, हमारा जो चैनल है लक्ष्य हिंदी क्लासेज, इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी करें, और बच्चों अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। तो आइए बच्चों, अब इस वाक्यों के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों।